ठीक है, तो लास्ट चैप्टर्स में अपन ने क्या पढ़ा हुआ है कि एक चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा हुआ है कि एक चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? हाँ, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो एक टेबल मैं तुम्हें यहाँ पर बना के दे रही हूँ, उससे तुम्हारे आने वाले चैप्टर्स में भी, मतलब तुम्हारी पूरी फिजिक्स में ये टेबल काम आएगी। ठीक है, देख लो ये। सबसे पहले अगर कोई चार्ज है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और एक आने वाले चैप्टर में तुम पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो सिर्फ क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है, पर अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, मूव भी कैसे कर रहा है? सिर्फ उसके पास वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। हम अब तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि करंट कैरिंग वायर में जब करंट जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो करंट मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ईएमएफ अभी नहीं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अभी बात नहीं कर रहे अपन। अब इसके बाद अगर ये जो चार्ज है ये एक्सेलरेशन करने लग जाए, एक्सेलरेट करने लग जाए, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी में आता है, जो तुम्हारा लास्ट चैप्टर है उसमें तुम पढ़ोगे। इस पे क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि अ चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विल इट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और बोथ? तो क्या बोलोगे? दोनों पे टिक लगाया है। और चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विल इट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड? बोथ होगा, है ना। एक्सेलरेटेड, अगर चार्ज को एक्सेलरेट कर दिया तो उसके पास तीनों आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, और ईएम वेव्स भी। वेव्स वाले पे तो पूरा चैप्टर है, पर अभी से ध्यान रख लोगे तो काम आएगा। इसको एक बार लैंग्वेज में लिख लेते हैं अपन। इफ अ चार्ज इज एट रेस्ट, साथ के साथ लिख लो, जो समझाया है उसको लिखवा रही हूँ। इफ अ चार्ज इज एट रेस्ट, it will experiences only electric field. If a charge is moving, it will experience both electric field and magnetic। अब है ना, मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, ये कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लो ये कुछ यहाँ पर x एक्सिस में, हमारी तीन एक्सेस होती है, एक ये है x एक्सेस, एक है y एक्सेस, एक है z एक्सेस। z एक्सेस हम मानते हैं या तो आउट ऑफ द प्लेन होगी, और माइनस z क्या होती है? इन द प्लेन। ठीक है, ये क्या आ रही है? अभी प्लेन से बाहर आ रही है, प्लस x एक्सेस प्लेन से बाहर, माइनस x एक्सेस अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये इसी प्लेन में नहीं है, ये प्लेन से बाहर है। तो मान लिया मैंने ये कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, यहाँ पर कुछ b वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड को हम b से लिखते हैं, तो b वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और f इस पे कुछ इस डायरेक्शन पे होगा। तो ये कुछ इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अ चार्ज, अब लिख लो साथ साथ, अ चार्ज प्लस क्यू is moving with a velocity v vector, enters in uniform magnetic field, enters in uniform magnetic field, experiences a force, ठीक है, और ये जो इस पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है
इसकी डिस्कवरी लॉरेंस ने की थी, तो इसको लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, नाम सुना होगा तुम लोगों ने, है ना। तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू होगी, ये फोर्स होगा हमारा Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। फॉर्मूला सुना सुना सा लग रहा होगा, हाँ, QVB। ये अभी वेक्टर फॉर्म में है, स्केलर में करेंगे तो QVB होगा। अच्छा, अब देखो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये तीन क्या है, वेक्टर है। ये जो F है ये V के भी परपेंडिकुलर है, और ये जो F है वो B के भी परपेंडिकुलर है। तो ये F B के साथ भी 90 बना रहा है, और यही F V के साथ भी 90 बना रहा है। और कुछ इन दोनों के बीच के जो एंगल है उसको हम थीटा मानते हैं, जो कि V और B वेक्टर के बीच में है। ठीक है, अब इसको देखो, खोलो, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो साइन आता है, कॉस आता है, वेरी गुड, साइन। तो क्यू वी बी साइन थीटा, ये इसका स्केलर फॉर्मूला हो गया। इसको मैं इधर साइड में लिख देती हूँ तुम्हें, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। और ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, V वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये लिखना जरूरी है, थीटा एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यही जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। इसके हम केसेस बना रहे हैं। फर्स्ट केस तो क्या होगा कि ये चार्ज ही रेस्ट पे है, जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं वही रेस्ट पे है। तो क्या होता है अगर चार्ज ही रेस्ट पे है तो, हाँ, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा, तो फोर्स जीरो हो जाना चाहिए। तो जो हमने क्यों बोला, इसका V ही जीरो हो गया, इधर लिखवा देती हूँ, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज इज एट, अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी तो जीरो है, तो मतलब V वेक्टर क्या है, जीरो है। V वेक्टर क्या है, जीरो है। तो F इज इक्वल्स टू क्यू, V ही जीरो हो गया, तो पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीरो। तो F इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। तो इस पे कोई फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं होगा, जो कि हम पहले भी लिख चुके हैं, पर ये क्या बन गया, अब एक केस बन गया, ठीक है। अ चार्ज एट रेस्ट डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, ये थीटा किन किन के बीच का एंगल था, V और उसके बीच का B। हाँ, अगर वो दोनों पैरेलल हो गए तो थीटा जीरो हो जाएगा, साइन जीरो कितना हो गया, जीरो, साइन जीरो जीरो हो गया ना, तो मतलब उस पर फोर्स ही नहीं लगेगा। तो व्हेन चार्ज इज मूविंग, व्हेन चार्ज इज मूविंग व्हेन चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो प्लस क्यू चार्ज है, ये कुछ V वेलोसिटी से जा रहा है, और ये B वेक्टर के पैरेलल है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, और साइन जीरो कितना होता है, 0 हो गया। तो F इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। दोनों केसों में 0 जाएगा। हाँ, अभी हम फोर्स जीरो के तो केसेस पढ़ रहे हैं, अब थर्ड केस पढ़ेंगे मैक्सिमम फोर्स का। अब थर्ड केस क्या है, मैक्सिमम फोर्स का। तो फोर्स मैक्सिमम कब हो सकता है, तुम खुद सोचो, क्यू की वैल्यू तो फिक्स होगी, हाँ, वेरी गुड, इन तीनों की तो वैल्यू फिक्स है। थीटा की वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं, साइन थीटा मैक्सिमम है 90 पे, साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये मैक्सिमम फोर्स का कंडीशन है, मैक्सिमम फोर्स। हाँ हाँ, तो कनेक्टेड ही तो है सारी चीजें, इनके बीच में अगर 90 है तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90। तो F इज इक्वल्स टू हो जाएगा, F इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू वी बी, जो कि क्या है हमारा मैक्सिमम फोर्स है, तो F मैक्स लिख दिया, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। और जब भी तीनों चीजें आपस में परपेंडिकुलर हो जाती है, फोर्स तो इन दोनों से वैसे ही परपेंडिकुलर था, और ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर है, तो इस केस में ना हम, तुमने सुना होगा राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हाँ, तो वो रूल्स हम इस केस में लगाने वाले हैं, तो वो सब हम इस केस के लिए, थर्ड केस के लिए लगाने वाले हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी केस में आएंगे, हाँ, लेफ्ट हैंड में।
एक राइट हैंड थंब रूल भी था कि करंट की डायरेक्शन में थंब को रखें। हाँ, अब तुम्हें इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है, फ्लेमिंग्स वाला या थंब रूल वाला? लिख लिया। अच्छा, अगर अभी तो अपन ने पॉजिटिव चार्जेस के लिए केसेस पढ़े, अगर इसकी जगह नेगेटिव चार्ज आ जाए तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। जैसे अगर तुम्हें पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स, हाँ, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रही है ना, तो नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस एक्स हो जाएगी। बस जो आंसर आया उसको माइनस में लिख देना, या माइनस में आया तो प्लस में, बस साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो इसको नोट डाल के तुम लिख लो। हाँ लिख लो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड for negative charge will be opposite to that of positive charge, लिख लिया। अब अपन रूल्स लिख लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग रूल दोनों लिखवा देते हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम यूज कर सकते, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, दोनों सही है, गलत कोई सा नहीं है। राइट हैंड thumb rule, place your thumb in the direction of current and curl your forefingers in the magnetic field. Your palm will give the direction of force. अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसके लिए ड्राइंग बनवाऊं क्या या ऐसे ही पता चल जाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये करंट है, और पाम क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है। स्ट्रेच योर forefinger, middle finger and thumb such that they are mutually perpendicular to each other. Perpendicular to each other. The forefingers points in the direction of magnetic field. Points in the direction of magnetic field. Middle finger in the direction of velocity of charge. Then the thumb will give the direction of force. इस तरह से रखना, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है, फोर्स, ठीक है। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी तक पढ़ाया ना, डायरेक्शन का ही है, मतलब बहुत इजी है, कर लोगे तुम, देखते ही कर लोगे। एन इलेक्ट्रॉन is moving along in a magnetic field which is parallel to the positive y-axis, in which direction will the magnetic force be acting on the electron. तुम्हारा CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 का क्वेश्चन। अब ऑप्शंस देख लो, along x axis,
along minus z axis, along z axis, along माइनस x एक्सिस। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? z एक्सिस माइनस z। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस क्यों चार्ज है, तो z एक्सिस में तो होगा, पर माइनस की वजह से माइनस z हो गया वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है इसलिए। ठीक है, और एक्सप्लेन करने की जरूरत है या फिर आ गया? आ गया। अब इसको निकालने का एक और तरीका होता है, एफ वैक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी वैक्टर इनटू बी वैक्टर होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव z। तो अगर तुम्हें पता हो एक्स एक्सिस को हम आई कैप में लेते हैं, है ना, वाई एक्सिस को हम जे कैप में लेते हैं और जेड एक्सिस को हम के कैप में लेते हैं। ठीक है, ये तो पता है। तो एक्स एक्सिस वेलोसिटी एक्स एक्सिस में तो ये आई कैप में होगी, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है इस पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो वो जे कैप में होगी। तो आई क्रॉस जे हमेशा क्या होता है? के होता है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, तो के मतलब ये जेड एक्सिस में है और इलेक्ट्रॉन के लिए है तो माइनस जेड एक्सिस में है। प्लस क्यू के लिए निकाला, एक मिनट, प्लस क्यू के लिए निकाला है ना, तो जेड आया। तुम देखो कॉपी में अपन ने पॉइंट लिखा है नोट डाल के कि नेगेटिव चार्ज के लिए रिवर्स हो जाती है डायरेक्शन, है ना। तो ये क्या दे रखा है इसमें? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस क्यू चार्ज है, तो जो पॉजिटिव का आया उसके आगे माइनस का साइन लगा दो। अब आ गया।